लिगैंड का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, और बेटा लिगैंड के वर्गीकरण में हम लोगों ने लिगैंड्स का एक प्रकार का वर्गीकरण पढ़ रखा था, आवेश के आधार पर लिगैंड्स का वर्गीकरण। और हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के आधार पर लिगैंड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के थे, ऋणावेशित लिगैंड, धनावेशित लिगैंड, और एक और था उदासीन लिगैंड। अब बात आती है नेक्स्ट कि अगर हम लिगैंड्स को और किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो नेक्स्ट है दाता परमाणुओं के आधार पर लिगैंड्स का वर्गीकरण। कभी कभी तो क्या होता है, लिगैंड्स में सबसे बड़ी बात पहचानने वाली हो जाती है कि दाता परमाणु क्या है, या दाता परमाणु किसको कहते हैं। दाता परमाणु या दाता समूह, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है, अच्छा दाता परमाणु एक बार हम लोग जान गए या दाता समूह हम लोग एक बार जान गए, फिर हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो जितने भी प्रकार के लिगैंड मैंने लिख रखे हैं ये बिल्कुल आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे कि दाता परमाणु होता क्या है। देखो मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास एक उपसह संयोजक यौगिक है। देखो किस प्रकार का उपसह संयोजक यौगिक है, उसको ध्यान देते हैं। और ये उपसह संयोजक यौगिक का जो एग्जाम्पल लिखा जा रहा है ये केवल आपको समझाने के लिए। बेटा मैंने एक कंपाउंड लिख रखा है CuH2O का होल 6, और बेटा मैंने यहाँ लिख रखा है Cl2, ऐसा कोई कंपाउंड लिख रखा है। अब तुम लोग क्या समझते हो इसको देखकर कि सर जी कुछ केमिकल कंपाउंड्स को देखकर इसके स्ट्रक्चर का अंदाजा अगर लगाते हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा। क्या स्ट्रक्चर? कॉपर बीच में होगा, H2O कितनी बार रखा होगा? 6 बार। H2O 6 बार H2O रखा होगा। और H2O के बाद में H2O ने कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे और कॉपर के साथ डेटिव बॉन्ड बनाया होगा। ऐसा ही कुछ तो अंदाजा होता है लिगैंड्स का। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, लिगैंड्स के पास कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि धातु परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, लिगैंड्स के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिगैंड अपने परमाणु से हटाकर किसको दे देता है? धातु को। और क्यों धातु को देता है? लिगैंड चाहता है कि धातु का परमाणु उसके साथ उपसह संयोजक आबंध का निर्माण करे। देखो मैं इस बात को दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं। कैसे? लिगैंड्स के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पूछता है कैसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो लिगैंड्स के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो ऋण आवेश के कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, या उस प्रकार के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये उन 2 प्रकार के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों में से करेगा क्या? क्योंकि मेटल एटम या मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, लिगैंड अपने उन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को, मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूं, वे इलेक्ट्रॉन, लिगैंड भी होशियार है, लिगैंड सबसे पहले अपने बॉन्ड बनाता है। अर्थात ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। इसके बाद जो लिगैंड के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचा, वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो किसको देगा? कॉपर को, केंद्रीय धातु परमाणु को देगा और कहेगा कि अब बॉन्ड बनाया जाए। तो लिगैंड अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु को देते हुए उपसह संयोजक आबंध का निर्माण करता है। इतनी बात हम जानते हैं। अब क्योंकि H2O के स्ट्रक्चर को अगर बेटा हम लोग देखें तो हम सबसे पहले यही देखना चाहेंगे H2O में क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, कि हम लोगों ने गलत ही फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो बेटा H2O का स्ट्रक्चर देखोगे, H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। याद है ना आपने इसके पहले स्ट्रक्चर वाले चैप्टर पर आपने फॉर्मूला बना कर रखा था। आप देखते थे इस बात को कि लास्ट में जब हम फॉर्मूला लिखते थे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा लगा देते थे। और इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा इसलिए लगा देते थे, उसका भी रीजन था। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। क्यों? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं करता हूं 2,6, क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 होता है। और 2,6 में से लास्ट क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां चले गए? बॉन्ड बनाने में। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो ऑक्सीजन के पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने ना तो बॉन्ड बनाया है ना अन्य किसी यूज में आए हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को जानते हो क्या कहते हैं? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कितने नाम है? सुन लो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। क्या? इसको कहते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं। चलो फिलहाल इसको बोलते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म,
इसी को लोन पेयर भी कहते हैं, इसी को कहते हैं अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन के पास क्या इन इलेक्ट्रॉनों का कोई विशेष काम है? कोई विशेष काम नहीं है। मैं क्या सोचता हूं, जल के सूत्र में ऑक्सीजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त जोड़े रखे हैं। इसका मतलब है अगर कभी ये लिगैंड के फॉर्म में यूज किया जाएगा तो ये इन्हीं अतिरिक्त जोड़े को किसको दे देगा? केंद्रीय धातु परमाणु को, और केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कर देगा? पूरा। लेकिन ये भी बात है, अगर ये इन इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु को देगा, इसका मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक बॉन्ड भी बनाएगा, और वो बॉन्ड कहलाएगा उपसह संयोजक आबंध। अब क्योंकि अब दूसरी बात सोचने वाली बात है, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। परमाणु क्रमांक भी एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1। क्या कहते हो? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी कहां पर लग गया? बॉन्ड बनाने में। क्या हाइड्रोजन के पास कोई अतिरिक्त परमाणु है, सॉरी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाएगा? सारे बच्चों के दिमाग में एक ही बात है कि सर जी हाइड्रोजन के पास कोई भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसका यूज लिगैंड के फॉर्म में किया जा सके या इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए किया जा सके। मैं इन दोनों एटम्स में का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं आपसे पूछूंगा इनमें से कौन सा परमाणु दाता परमाणु बन सकता है? ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन दाता परमाणु बन सकता है? क्योंकि इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं, या तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के जोड़े के फॉर्म में होंगे या माइनस चार्ज के फॉर्म में होंगे। क्योंकि यहां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़े के फॉर्म में है, मैं जानता हूं ऑक्सीजन एटम जो है ये अपने इन अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बॉन्ड बनाने के लिए दे सकता है। तो बेटा इनमें से क्या हाइड्रोजन दाता परमाणु है? नहीं। बोलेगा कौन सा दाता परमाणु है? ऑक्सीजन दाता परमाणु है। अच्छा बस एक बात और सोच के बताना, इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन कितनी बार आया है? एक बार, अर्थात दाता परमाणुओं की संख्या 1। अब कोई बच्चा इसको देख रहा है, कहता है सर ये 2 लोन पेयर है, दाता परमाणुओं की संख्या 2। नहीं भैया, ये दाता परमाणुओं की संख्या 2 नहीं है। ये जरूर मैं मानता हूं कि H2O में 2 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं, लेकिन दाता परमाणु अर्थात दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार है। तो दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। तो दाता परमाणु जान गए। अभी मैं एक और फॉर्मूला आपके सामने लिखूंगा। हमारे पास कभी कभी क्या होता है, देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला आ जाता है, एक और खतरनाक सा फॉर्मूला लिखेंगे, CrNH3 का होल 4 Cl3। अभी कोई पूछेगा कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? क्रोमियम। इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी कैसे रिप्रेजेंट की जाए, कमी को कैसे पहचाना जाए, ये भी तो बच्चा सोचने लगता है कभी कभी। तो कमी को कैसे पहचाना जाए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद एक काम करना, जितने भी इलेक्ट्रॉन आए उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करना? उनके ऑर्बिटल में भरना स्टार्ट करना। सीखा है ना फर्स्ट ईयर की क्लास पे? आप देखना ऑर्बिटल कुछ ना कुछ खाली रह जाएंगे, भर के देख लेना इस बात को। अगर फिर भी नहीं आएगा तो ऐसा बताना, हम भर देंगे भैया, कोई काम बड़ा नहीं है, 2-4 मिनट का काम होता है ऐसा। लेकिन क्योंकि आप पिछली क्लासेस में पढ़कर आ रहे हैं तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूं उसको। तो आप जैसे ही भरोगे क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनों को, आप देखोगे कुछ इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटल ऐसे भी हैं जो खाली पड़े हैं। खाली पड़े होने का मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और उन इलेक्ट्रॉनों की कमी को कौन पूरा करेगा? NH3। अब बच्चे इसको देखते हैं तो NH3 में तो परमाणु अगर देखा जाए 2 प्रकार के हैं, एक प्रकार का परमाणु नाइट्रोजन, दूसरे प्रकार का परमाणु हाइड्रोजन। तो मैं अगर NH3 के स्ट्रक्चर को बनाऊं, क्योंकि मुझे लिगैंड्स का वर्गीकरण पढ़ना है, तो मैं केवल लिगैंड्स का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। NH3 का बेटा बनाकर तैयार करोगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ध्यान दिलवा दूं, वैसे तो स्ट्रक्चर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। पूरा आपको याद होगा नाइट्रोजन पर यहां एक लोन पेयर था, इसको कैसे पढ़ें? नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 7 परमाणु क्रमांक है और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,5 लोन पेयर है इस पर। क्योंकि 5 में से लोन पेयर क्यों है? 5 इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कक्षा में, 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाने में चले गए? बॉन्ड। तो वो तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए। अतिरिक्त कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2। तो वो नाइट्रोजन के पास है। क्या हाइड्रोजन के पास कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी तो नहीं सकता। तो मैं तुरंत बता दूंगा, इनमें से हाइड्रोजन परमाणु को हम कौन सा परमाणु नहीं कह सकते? दाता।
पूछेंगे दाता परमाणु कौन सा है, हम बताएंगे नाइट्रोजन। और कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े दे सकता है, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दे सकता है केंद्रीय धातु परमाणु को, ताकि केंद्रीय धातु परमाणु इस नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना सके, उप सह संयोजक आबंध। दाता परमाणु जान गए, फॉर्मूले में बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, लेकिन दाता परमाणु कौन हो सकता है, एक बार मैं रिपीट कर दूं, या तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों का अतिरिक्त जोड़ा है, या जिसके पास माइनस चार्ज के फॉर्म में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो भी जोड़ा बना सकता है, सॉरी वो भी लिगैंड का वर्क कर सकता है। दो पर फिर से रिपीट करते हैं भैया, ये बात बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए बस यही चीज पहचानना जरूरी है कि एक लिगैंड्स में एटम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हर एक एटम के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा वही तो देगा। पहले नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खर्च किए, कहा मैं पहले अपना अमोनिया का सूत्र बनाऊंगा, इसके बाद मेरे पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचा है मैं उसको दूंगा केंद्रीय धातु परमाणु को, क्योंकि अमोनिया में से हाइड्रोजन के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल नाइट्रोजन के पास है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए, उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, इसलिए नाइट्रोजन कौन सा परमाणु हो गया, दाता परमाणु। अब भैया इसको मिटा देते हैं, दाता परमाणु को समझाने में काफी एनर्जी चली गई। बोलता है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, या दाता परमाणुओं के आधार पर लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा दाता परमाणुओं के आधार पर लिगैंड होते हैं अगर देखा जाए तो मेनली 3 प्रकार के, हालांकि अगर इसको अगर संख्या के आधार से थोड़ा सा अलग होके देखा जाए तो चौथे प्रकार का। वैसे मेनली मैं देखता हूं 3 प्रकार का, अगर इससे अलग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ देखने की कोशिश की जाए ये चौथे प्रकार का। सबसे पहली बात आती, पहला कौन होता है, एक दंतुक लिगैंड। एक का मतलब है एक, दंतुक का मतलब दाता परमाणु वाला, लिगैंड का मतलब है लिगैंड। एक ऐसा लिगैंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक। परिभाषा मैंने नहीं लिखा है, क्यों, परिभाषा इसकी बिल्कुल सरल है, क्या बोल सकते हो, एक ऐसा लिगैंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक। मैं बस इतनी बात लिखूंगा, कितने दाता परमाणु होते हैं, एक दाता परमाणु होता है। और मैं तो क्या कहता हूं, मैं इतनी भी बात नहीं लिखूंगा कि दाता परमाणु होता है, ये अपना समझना है आप लोगों को, बहुत कठिन परिभाषा थी इसलिए मैंने छोड़ दी थी। दाता परमाणु समझ गए। अच्छा, दाता परमाणु इनमें से कौन बनेगा, जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं इसमें से मैंने कुछ दाता एक दंतुक लिगैंड लिख रखे हैं। एक दंतुक लिगैंड का मतलब है वे लिगैंड लिख रखे हैं जिसमें परमाणु तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन दाता परमाणु केवल कितना होगा, एक। ध्यान देने वाली बात है। H2O, अभी जस्ट आपने पढ़ा H2O में दाता परमाणु कौन था, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा अवेलेबल था, ठीक है। इसको हम H2O को पढ़ेंगे क्या, एक्वा। और ये भी ध्यान रखना, ये जो मैं बात बता रहा हूं समझ लो रेखा, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है, अगर इनमें से कोई भी कंपाउंड लिखा है, अगर H2O ब्रैकेट के अंदर लिखा है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो ही वो लिगैंड है। और लिगैंड बनने की पोजीशन पर या लिगैंड बनने की अवस्था में हम H2O का नाम जल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्वा। अच्छा, NH3 वैसे अमोनिया कहते हो, लेकिन अगर ये लिगैंड के फॉर्म में यूज आया तो हम इसको पढ़ेंगे या तो एमीन या बेटा इसको एमाइन। ध्यान रखना, इसको दोनों में से कोई पढ़ सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उच्चारण एमीन से भी ठीक है, एमाइन से भी ठीक है। और जस्ट अगर आप देखोगे इसमें से मैं पूछूंगा दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, बिकॉज अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यही रखता था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं CO, ये इनमें से भी एक दाता परमाणु है। वो दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। इसको ग्रुप को क्या बोलते हैं, या तो कार्बोनिल या तो कार्बोनाइल बोल देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, पूछेंगे ROH में R का मतलब एल्किल ग्रुप होता है। इनमें से कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, वो दाता परमाणु नहीं है, क्यों, उन पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन पे भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किस पे होगा, ऑक्सीजन। तो हम बताएंगे एल्कोहलिक ग्रुप पे या एल्कोहल पे दाता परमाणु कौन होता है, मैं बोलूंगा ऑक्सीजन। एटम्स बहुत सारे होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, यही दाता परमाणु का काम करेगा। और बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल। अब क्या करना है कि मैं सारी चीजों को नहीं बताता हूं इसमें से। अच्छा, ये तो एक प्रकार से अगर देखा जाए ऋणावेशित लिगैंड भी है, और क्योंकि फ्लोरीन ही ये एक ऐसा एटम है जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, देखो माइनस चार्ज के फॉर्म में, ये अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु के साथ साझा कर सकता है। और जब ये लिगैंड के फॉर्म में होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, फ्लोराइडो।
और वैसे मैं जानता हूँ ये फ्लोराइड है, लेकिन लिगैंड के फॉर्म में यूज किया जाएगा तो इसको क्या पढ़ना है, फ्लोराइडो, क्योंकि IUPAC नामों वाला एक आर्टिकल अपने यहाँ आता है जो प्रतिवर्ष मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सेट नहीं होता होगा जिसमें IUPAC नाम की डिमांड ना आती हो। तो अगर IUPAC नाम पढ़ना है तो आज से ही नामों को पहले ध्यान देने वाले हैं। फ्लोराइड कहते हैं वैसे, लेकिन लिगैंड के फॉर्म में होगा फ्लोराइडो। क्लोरीन को क्या बोलोगे, क्लोराइडो। सल्फेट को क्या बोलोगे, सल्फेटो। लिगैंड के फॉर्म में SO4 है तो सल्फेटो। और इसमें से पूछेगा कि दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। अभी आगे पढ़ते हैं, कहता है NH2, इसको दो नामों से, या तो एमिडो या एमाइडो। फॉर्मूला NH2 माइनस चार्ज। पूछेगा इनमें से दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। कहां गया नाइट्रोजन। बेटा ब्रोमीन अगर लिगैंड के फॉर्म में लिखा है तो नाम पढ़ोगे ब्रोमाइडो। आयोडीन लिखा हुआ है आयोडाइडो। CN ग्रुप माइनस चार्ज के साथ लिखा है सायनो। अच्छा, सायनो में से एक बात और है, सायनाइडो भी बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, चाहे सायनो बोल दो और चाहे बोल सकते हैं इसको सायनाइडो। नेक्स्ट OH, हाइड्रोक्सो बोलते हैं इसको। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं NO2, नाइट्रो बोलते हैं, लेकिन अगर वही ONO माइनस चार्ज लिखा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो। दोनों का फॉर्मूला सेम कैटेगरी पे है। प्रॉब्लम कहाँ है इस बार, मुझे सर जी इसमें से प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई। तो बेटा प्रॉब्लम बस केवल इस बात की है कि देखो ध्यान देने वाली बात है, इस फॉर्मूले में N के साथ 2 O लिखें। कहने का मतलब है जब भी केंद्रीय धातु परमाणु इस ग्रुप के साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा उसको, नाइट्रो ग्रुप। लेकिन जब भी केंद्रीय धातु परमाणु इस ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो फिर नाइट्रोजन नहीं देगा, कौन देगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। कहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन इस बार उपसह संयोजक आबंध बनाने के लिए यूज करो। तो जब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे दे तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, नाइट्रो। लेकिन अगर ऑक्सीजन अगर दे दे इलेक्ट्रॉन तो हम उसी ग्रुप को क्या बोलने लगेंगे, नाइट्राइटो। बेटा NO इसको तो पढ़ा ही था, इसको क्या बोलते थे, नाइट्रोसोनियम। और लास्ट में लिखा हुआ H3O प्लस चार्ज, इसको क्या बोलते थे, हाइड्रोनियम। तो इन सारे के सारे लिगेंड्स में केवल एक परमाणु ऐसा है जिस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, वही साझे के इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है केंद्रीय धातु परमाणु को। फिर थोड़ी जगह पर ये क्या लिख दिया गया है, नोट। अब नोट का मतलब देखो, इसको नोट में से क्या बात लिखनी है, ध्यान देते हैं। अमोनिया का सूत्र हमको मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने मिटा दिया भैया, हम ही बनाएंगे। हम तुमसे पूछते हैं, अच्छा ये अमोनिया के सूत्र में नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉनों का जुड़ा है ना, ये कितने केंद्रीय परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना सकता है, एक, केवल एक ही के साथ तो बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अभी जस्ट इसी के साइड में एक और फॉर्मूला लिखेंगे, HOH, इसमें इलेक्ट्रॉनों के कितने जुड़े थे, 2। ये वैसे तो बनाएगा एक ही बॉन्ड, लेकिन अगर इसकी क्षमता पर बात आ जाए तो ये कितने केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ डेटिव या उपसह संयोजक आबंध को बना सकता है, कितने के साथ बना सकता है, 2 के साथ, क्योंकि इसके पास जोड़े की इलेक्ट्रॉनों के कितने जोड़े हैं, 2। क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े द्वारा वो एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बना लेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े के कारण वो दूसरे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बना लेगा। तो मैं क्या सोचता हूं, इस तरह का जो लिगैंड होगा, इस तरह का नहीं, इस तरह का जो लिगैंड होगा वो 2 केंद्रीय परमाणुओं के बीच में ब्रिज का काम करेगा, पुल का काम करेगा। पुल का काम क्या होता है, किन्हीं भी 2 किनारों को आपस में क्या कर देना। बेटा ये ग्रुप भी तो ऐसा ही कर रहा है, ये कितने केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ जुड़ रहा है, 2। एक लेफ्ट वाले के साथ, एक दोनों को एक साथ जुड़ रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा बेटा फॉर्मूला है या एक ऐसा लिगैंड है जो 2 केंद्रीय धातु परमाणुओं के बीच में जुड़ सकता है, या 2 केंद्रीय धातु परमाणुओं को आपस में क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। इसलिए इस प्रकार के लिगैंड को हम कहते हैं सेतु लिगैंड। क्या बोलते हैं, पुल का नाम या ब्रिज का नाम क्या होता है हिंदी में, सेतु, या इसको ब्रिज लिगैंड भी कहते हैं। तो एक काम करेंगे, ब्रिज लिगैंड जान गए, मैं पूछूंगा क्या ANH3 ब्रिज लिगैंड का वर्क कर सकता है। आप कहोगे सर जी एक ही केवल इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये केवल और केवल एक धातु परमाणु के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, इससे अतिरिक्त किसी के साथ जुड़ नहीं सकता है। तो एक काम करेंगे, इस बात को बेटा लिखेंगे,
और लिखने के लिए मिटाना पड़ेगा, और मिटाते ही यहाँ पे भैया नोट लिखा हुआ है, इस नोट को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, ऐसा लिख लेते हैं, जिन एक दंतुक लिगैंड पर एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जानते हो ना भाई, जोड़े। एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वे एक साथ एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणुओं से जुड़ सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणुओं से जुड़ सकते हैं। इन्हें सेतु लिगैंड या ब्रिज लिगैंड्स कहते हैं। तो इस बात को भैया बहुत ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति पूछ लेता है ब्रिज लिगैंड क्या होते हैं, तो ऐसा जिसमें से दाता परमाणु के पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के जोड़े अवेलेबल हैं, उनको हम सेतु या ब्रिज लिगैंड्स बोलते हैं। कभी कभी पूछता है इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो भैया इसका एग्जाम्पल लिखा जा सकता है, एक तो H2O, एक ये हो सकता है H2O इसका एग्जाम्पल। अगर हम बात करें तो आगे इसका एग्जाम्पल हो सकता है ROH, क्योंकि ROH में भी एक ऑक्सीजन परमाणु पर एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के क्या रखे हुए हैं, जोड़े, आप इसको बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम लिखना चाहें तो इसमें से लिख सकते हैं OH माइनस चार्ज, इसको भी। तो इस प्रकार से सेतु लिगैंड का वर्क करने वाले कुछ लिगैंड मैंने लिख रखे हैं, बहुत सारे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। बिकॉज क्यों लिखने की आवश्यकता नहीं, हम लोगों ने पहले उसके नाम लिख रखे हैं। अब यहाँ पर भी दोबारा पूरे छापते रहो, नाम लिखते ना, तो सेम चीज दोबारा से रिपीट हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि एक बार सेतु लिगैंड की पहचान करना जरूरी रहता है कि कौन सा लिगैंड जो है वो सेतु लिगैंड का वर्क कर सकता है। साधारण सी बात है, जिसके पास एक से ज्यादा एक दाता परमाणु तो एक ही है, लेकिन उस दाता परमाणु के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त जोड़े हैं। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, द्विदंतुक लिगैंड क्या होता है। अब कहता है द्विदंतुक लिगैंड क्या होता है, जिसमें से दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 2। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, क्योंकि सबसे कठिन चीज तो मुझे यही लग रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, कितने दाता परमाणु होते हैं, 2 दाता। कोई व्यक्ति अगर परिभाषा पर जोर देगा तो हम क्या बताएंगे, एक ऐसा लिगैंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है, हम उसको कहते हैं द्विदंतुक लिगैंड। अब अच्छा, द्विदंतुक लिगैंड का किसी किसी के दिमाग में ऐसी बात है इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े हैं, बिल्कुल नहीं, दाता परमाणु 2 बार आया हो। जैसे मैं पहला नंबर पढ़ता हूं, देखो। अब इस पूरे फॉर्मूले में NH2 CH2 CH2 NH2, इसमें से एक नाइट्रोजन यहां है, इस पर भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा। एक नाइट्रोजन यहां है, इस पर भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा क्यों होगा, तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से ध्यान देने वाली है, 5 में 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे होंगे, तीसरा ये सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, वो जोड़े के फॉर्म में लिखे हैं। तो पहला दाता परमाणु नाइट्रोजन हो गया। सेम बेटा दाता परमाणु यहां भी तो नाइट्रोजन हो जाएगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये बात आती है कार्बन दाता परमाणु है या नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। वैसे कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 चेक करेंगे। 4 में से पहला इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाएगा, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन। क्या कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है? नहीं बच रहा है, तो वो दाता परमाणु नहीं है। तो ये द्विदंतुक लिगैंड है जिसमें से दाता परमाणुओं की संख्या 1 और 2, दाता परमाणुओं की संख्या 2 है, द्विदंतुक लिगैंड कहलाता है। अभी ध्यान देने वाली बात है, इस पूरे फॉर्मूले का नाम क्या है? लिखा है एथिलीन डाइमीन। इसका पार्ट को पढ़ो। ध्यान देने वाली बात देखो, मैं एक बात बताता हूं, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। क्या अच्छा लगेगा? अगर आपके पास कार्बन 2 वाला एल्केन होता है C2H6, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, जरा ध्यान दो, ये भी सेम चीज है। अब अगर इनमें से इसको एथेन बोलते हैं दोनों को, इनमें से मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन हटा दूं, उसका बॉन्ड खाली हो जाएगा। नीचे से भी मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसका भी बॉन्ड खाली हो गया। एक हाइड्रोजन हटाने पर बने हुए ग्रुप का नाम होता है एथिल, क्या बोलते हैं इसको। लेकिन अगर मैं इसमें से एक और हाइड्रोजन हटा दूं तो 2 बॉन्ड खाली हो गए भैया। इस पर भी एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया। बॉन्ड खाली कितने हुए? 1 2 1 2। अब बचे हुए ग्रुप को हम बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। एक हाइड्रोजन को हटाने पर एथिल ग्रुप, तो 2 हाइड्रोजन को हटाने पर कौन सा ग्रुप बन गया? एथिलीन। जरा चेक करते हैं, ये एथिलीन ग्रुप ही तो है। अच्छा, एथिलीन ग्रुप है तो इसका नाम एथिलीन पढ़ दिया, ये लिखा हुआ एथिलीन। अब NH2 2 बार है तो डाई लगा दिया, और बेटा NH2 ग्रुप को कहते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम टोटल क्या हो गया? एथिलीन। 2 बार होने के कारण डाई, और NH2 के लिए एमीन। तो इस पूरे फॉर्मूले का नाम हो गया एथिलीन डाई एमीन। लेकिन क्या होता है, किताब भी सोचते हैं कि इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लिखें, तो किताब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते समय एथिलीन डाई एमीन को केवल क्या लिख देते हैं? EN। एथिलीन से स्टार्ट था और तकरीबन डाई एमीन ना पर खत्म हुआ, तो इसको हमने कैसे लिख लिया? EN से लिख लिया। तो याद ध्यान रखना इसको, एथिलीन डाई एमीन को इतने बड़े फॉर्मूले को ना लिखना चाहो तो केवल क्या लिख सकते हो? EN। और EN द्विदंतुक लिगैंड है क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जो इनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पहले से भरा हुआ रखा है। नेक्स्ट कंपोनेंट का नाम पढ़ते हैं बेटा, ये ऑक्सिलेटो ग्रुप है। ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्मूले से लिया गया है, ऑक्सिलेटो ग्रुप है। इसमें से कितने दाता परमाणु हैं? 2। मैंने बना भी रखे हैं, देखो। अब पूछेगा, जस्ट कभी कभी ऐसा पूछने लगता है, ये भी तो ऑक्सीजन है, ये क्यों नहीं देगा? तो बउआ जरा इसको बहुत ध्यान से देखना इसको। एक तो इसके ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कैसा है? कम। यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कैसा है? अधिक। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन जल्दी से कौन त्यागेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी? क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई है, घनत्व ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग शीघ्रता से कर देते हैं। और क्योंकि इन्होंने शीघ्रता से त्याग कर दिया इलेक्ट्रॉन का, हमने इन्हीं दोनों को दाता परमाणु माना। और दाता परमाणु कितने हो गए? 2। नाम याद रखना भैया, इसका नाम क्या है? ऑक्सिलेटो। वैसे ऑक्सिलेट ग्रुप से है, ऑक्सिलेट आयन कहते हैं, लेकिन इसको ऑक्सिलेटो पढ़ेंगे। अच्छा, इनमें से ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्योंकि इनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी ज्यादा है, दाता परमाणु इनका नाम दिया गया। और CO3 चार्ज को अगर कभी आपसे पूछे कि इस ग्रुप का हम लिगैंड के फॉर्म में क्या नाम पढ़ने वाले हैं, तो बताएंगे कार्बोनेटो। एथिलीन डाई एमीन, ऑक्सिलेटो एंड कार्बोनेटो। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है बहुदंतुक लिगैंड। बहुदंतुक लिगैंड में से क्या था? पहले वाले में एक दाता परमाणु होता था, दूसरे वाले में 2 दाता परमाणु होते थे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी फॉर्मूले मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 से भी ज्यादा निकल जाती है, 3 4 5 6। अब 3 4 5 6 में से आ जाने लगती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बहुदंतुक लिगैंड। अब मैं देखता हूं बहुदंतुक लिगैंड से, फॉर्मूले को मैंने पूरा कंप्लीटली नहीं बनाया है। लेकिन क्यों नहीं कंप्लीटली बनाया है? क्योंकि हम एक्सप्लेन करना चाहते थे उसी समय। बेटा जल्दी से देखो, NH2 में से तुम लोग देखते ही समझ जाओगे, 5 होते हैं नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के साथ बिजी हो गए, 1 बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, 3 तो खर्च हो गए, कितने बचे? 2। तो इस पे मैंने 2 लिख दिए। अच्छा, CH2 वाले में तो बचे नहीं होगा, तो वो दाता परमाणु बन नहीं सकता, एक दाता परमाणु मिल चुका है।
अच्छा बेटा जरा चेक करो, NH में से जरा देखते हैं, नाइट्रोजन पर 5 थे इलेक्ट्रॉन, एक इधर बॉन्ड बना लेगा, एक उधर बॉन्ड, और कितने बॉन्ड बन गए? 2, और तीसरा हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो 3 तो खर्च हो गए। ये भी दाता परमाणु है। और बेटा सोचने वाली बात नहीं, ये भी तो दाता परमाणु है। इसको तुरंत दाता परमाणु मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि हम 2 को समझा चुके थे। नाम कैसे पढ़ना है? एथिलीन ग्रुप कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको नाम पढ़ेंगे डाई एथिलीन। इससे कोई तो दिक्कत नहीं किसी को, एथिलीन ग्रुप 2 बार है। अच्छा ये बता सकते हो एमीन वाला ग्रुप कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3। तो इसको क्या बोल सकते हो? ट्राई एमीन। प्रॉब्लम तो नहीं इससे कोई, तो इसका नाम हो सकता है डाई एथिलीन ट्राईएमीन। जस्ट नीचे वाले को अगर ध्यान देने वाली बात है बेटा, सेम ये भी एक दाता परमाणु होगा, ये एक दाता परमाणु होगा, एक यहां दाता परमाणु होगा, एक यहां दाता पर, अरे दाता परमाणुओं की तो भीड़ लगी हुई है। क्या कहते हो इसका नाम कैसे पढ़ें? सबसे पहले एथिलीन ग्रुप कितनी बार आया है? 3 बार। तो क्या नाम पढ़ें सबसे पहले? ट्राई एथिलीन, एथिलीन। और बेटा मैं क्या देखता हूं, अब आपको चेक करना है, और उसको क्या कहते हैं कि एमीन वाला ग्रुप कितनी बार? 4 बार। टेट्रा एमीन, टेट्रा इसलिए बेटा क्योंकि 4 बार आया है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। अभी आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे देखो ऐसा लगा हुआ है ग्रुप, और अब इसमें से ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रखा है ना, तो पहला ऐसा ग्रुप, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं, कहते हैं कि ये दाता परमाणु है। एक ये दाता परमाणु, एक ये दाता परमाणु। इसमें से देखते हैं, इसमें से भी 3 दाता परमाणु। नीचे वाले फॉर्मूले पर देखते हैं तो पहला दाता परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लिए हुए, दूसरा दाता परमाणु वहां उधर, तीसरा उधर की ओर, कौन सा हो गया? चौथा दाता परमाणु। तो ये ऐसे ग्रुप मिले जिसमें से 2 से ज्यादा दाता परमाणु आपको मिल रहे हैं। नाम बेटा अगर पढ़ना है तो देखो नाम पढ़ने का तरीका कितना अच्छा है। सबसे पहले इस ग्रुप को क्या नाम पढ़ोगे? एथिलीन, ठीक है। इस ग्रुप का नाम देखेंगे तो बेटा जहां नाम तुमको ना आए हमको बताना उसी समय भैया, एथिलीन। फिर बेटा जरा देखो एन वाला ग्रुप कितनी बार है? 2 बार है भैया। इस पे भी तो यार दाता परमाणु है, एथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन। अभी कहेगा काम खत्म हो गया, काम नहीं खत्म हुआ भैया अभी। अब ये वाला ग्रुप देखो, अगर ध्यान दिया जाए ऑक्सिलेटो वाला ग्रुप है, ये वाला ऑक्सिलेटो ग्रुप है, और ये वाला ऑक्सिलेटो एसीटेट, सॉरी ये एसीटेट वाला ग्रुप है। क्यों एसीटेट वाला ग्रुप है? एसीटेट आयन का सूत्र क्या होता है? CH3COO-। अगर इसको बॉन्ड के साथ जुड़ना है तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे कितने एसीटेट ग्रुप हो गए? 1 2 3, ट्राई एसीटेटो। तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। लास्ट वाले का नाम पढ़ेंगे, और लास्ट वाले का नाम तो बिल्कुल लास्ट तक याद रखेंगे, लास्ट वाले का नाम लास्ट तक याद रखेंगे। इसको तो भूलना ही नहीं है, अपना नाम भूल जाना, लास्ट वाले का स्ट्रक्चर और नाम मत भूलना। बेटा क्या बोलते हो? एथिलीन, इसको लिख लें, एथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन। और बेटा 4 बार एसीटेटो ग्रुप है ना, टेट्रा एसीटेटो। इसका एक नाम और है। अच्छा मैं क्यों बोल रहा था कि इसका नाम लास्ट तक मत भूलना, क्योंकि इसका एक फेमस नाम भी है, और वो फेमस नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है, पूछा भी जाता है। इसका नाम है एथिलीन से इसको हम क्या नाम देंगे? ई। डाईएमीन से हम इसको क्या नाम देंगे? डी। टेट्रा से टी, और एमीन से क्या नाम दे देंगे? ए। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ईडीटीए। तो कभी पूछता है कि ईडीटीए क्या है, उसका संरचना सूत्र लिख के, तो भैया संरचना सूत्र लिख के वहां पे लिखना होगा। ऐसा नाम याद रहा है, ईडीटीए क्यों नाम दिया गया इस लास्ट वाले का, इसलिए मैं बोल रहा था इसको भैया बहुत अच्छे ढंग से याद रखना।
लास्ट में मैं क्या बोला, मेनली दाता परमाणुओं के आधार पर तो 3 ही प्रकार का लिगैंड है, लेकिन एक चौथे प्रकार का लिगैंड पढ़ लेते हैं। कौन सा लिखा है, उभय दंतुक लिगैंड। उभय दंतुक लिगैंड क्या है, ये आता मोनोडेंटेट की ही श्रेणी में। मोनोडेंटेट का मतलब है एक दंतुक लिगैंड, और डाइडेंटेट का मतलब या बाइडेंटेट का मतलब होता है द्विदंतुक। तो मैं क्या बोलता हूं, उभय दंतुक लिगैंड एक प्रकार का एक दंतुक लिगैंड ही होता है, बशर्ते इसमें से काम कैसे होता है। जैसे मैं बोल रहा था ना, इसको कहां गया, NO2 को, NO2 या तो N की ओर से इलेक्ट्रॉन दे सके बॉन्ड बना सकता है, या तो फिर O की ओर से बॉन्ड बना सकता है, बना एक ही की ओर से सकता है। NO2 ग्रुप जो है या तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दिलवाकर उपसहसंयोजक बॉन्ड बना सकता है, और या फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना सकता है। दोनों से एक साथ इलेक्ट्रॉन दिलवा के बॉन्ड को बना नहीं सकता है, क्योंकि एक से बना दे इलेक्ट्रॉन दिलवाकर उपसहसंयोजक आबंध बना सकता है, इसका मतलब ये भी है एक प्रकार का मोनोडेंटेट ही। लेकिन एक ऐसा मोनोडेंटेट लिगैंड जिसमें से दाता परमाणुओं को बदला जा सकता है। बदला कैसे जा सकता है, इसको देखते हैं। इसको तो थोड़ा सा गलत लिख रखा है मैंने, -40 यहां लगा लेना चाहिए हमको। NO2 ग्रुप 2 प्रकार से जुड़ सकता है। एक बार किससे जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से। अच्छा, नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, दूसरी बार किससे जुड़ सकता है, तो एक बार दाता परमाणु नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं, और दूसरी बार दाता परमाणु के रूप में ऑक्सीजन। कोई बच्चा पूछता है क्या दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, एक साथ नहीं यूज कर सकते। इसमें से नाइट्रोजन को केवल यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी मोनोडेंटेट की श्रेणी में आया। इसमें केवल ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं, ये भी मोनोडेंटेट की श्रेणी में आया। लेकिन क्योंकि इनमें दाता परमाणु आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो एक ऐसा एक दंतुक लिगैंड जिसमें दाता परमाणु के चेंज होने की संभावना बनी रहती है, हम ऐसे दाता परमाणुओं को या ऐसे दाता समूहों को हम क्या कह देते हैं, उभय दंतुक लिगैंड। अच्छा, इसमें से भी है, एक बार दाता परमाणु क्या बन सकता है, नाइट्रोजन, और एक बार दाता परमाणु कौन सा बन सकता है, सॉरी, एक बार दाता परमाणु नाइट्रोजन और एक बार दाता परमाणु कौन बन सकता है, कार्बन। और इस प्रकार से भी अगर बेटा देखा जाए तो ये 2 प्रकार ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये उपसहसंयोजक बॉन्ड केंद्रीय धातु परमाणु से बना सकता है। एक बार कार्बन बना सकता है, एक बार कौन बना सकता है, नाइट्रोजन। लेकिन कभी बात आएगी क्या कार्बन नाइट्रोजन दोनों एक साथ बना सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। बना एक ही सकता है, या तो कार्बन दाता परमाणु को कवर कर सकता है, या तो नाइट्रोजन दाता परमाणु को कवर कर सकता है। तो इस दशा में मैंने 2 नाम इसके रखे हैं, एक साइनाइडो और एक दूसरा नाम क्या रखा है, आइसोसाइनाइडो। तो मैं इसको उभय दंतुक लिगैंड की परिभाषा लिखे देता हूं। इसको कैसे लिखते हैं, वह एक दंतुक लिगैंड, वह एक दंतुक लिगैंड जिसमें उपस्थित दाता परमाणु बदल सकते हैं या बदले जा सकते हैं। आप चाहे लिख सकते हो बदल सकते हैं या लिख सकते हो कि बदले जा सकते हैं। बदल सकते हैं या बदले जा सकते हैं, उभय दंतुक लिगैंड कहलाते हैं। उभय दंतुक लिगैंड कहलाते हैं। तो भैया ये डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल में अगर बात आएगी तो एग्जाम्पल में याद रखना, NO2 को 2 प्रकार से यूज कर सकते हो, पहला नाइट्रो और दूसरे प्रकार से यूज कर सकते हो नाइट्राइटो। CN- ग्रुप को भी 2 प्रकार से यूज कर सकते हो, साइनाइडो या साइनो जिसको बोलते हैं, और दूसरा आइसोसाइनाइडो, या जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं आइसोसायनो, चाहे आइसोसाइनाइडो चाहे आइसोसायनो। एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे और फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। तो बेटा लास्ट में एक आर्टिकल आता है, कहता है कीलेट क्या होता है या कीलेटन किसको कहते हैं।
मैं पहले पढ़ के सुना देता हूं, फिर इसको कीलेटर को पढ़ लेते हैं। क्या है, क्या लिखा हुआ है? लिखा है जब द्विदंतुक या बहुदंतुक, एक तो सबसे पहली बात ये ध्यान देना चाहिए, लिगैंड का जो प्रकार हो वो या तो द्विदंतुक हो या बहुदंतुक हो, अर्थात दाता परमाणुओं की संख्या एक से कैसी हो, अधिक हो। तो एक ऐसा लिगैंड जो द्विदंतुक हो या बहुदंतुक हो, अगर वो लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कैसी संरचना बनाता है, या तो चक्रीय या तो छल्लेदार संरचना बना लेता है। अगर कोई लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक आबंध बनाते हुए चक्रीय या छल्लेदार संरचना बना लेता है, तो बना हुआ या संकुल, तो वो जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, वो संकुल बनकर तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कीलेट। अब कहेगा सर जी इसको समझ जाते हैं अगर स्ट्रक्चर दिख जाता तो। बेटा एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो कॉपर है और इस कॉपर पर मैंने एथिलीन डाइएमीन को लगाना चाहे। एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला अगर आप ध्यान दो तो एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला था NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। बेटा मैं पूछूंगा दाता परमाणु कौन सा था इसमें? आप कहोगे सर जी नाइट्रोजन था। अर्थात नाइट्रोजन ये किसके साथ? कॉपर के साथ उपसहसंयोजक बनाएगा, और क्योंकि ये भी दाता परमाणु है, ये भी नाइट्रोजन जो है कॉपर के साथ उपसहसंयोजक आबंध बनाएगा। सेम एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं यहाँ, NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसमें से भी नाइट्रोजन परमाणु कॉपर के साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा। और इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए तो एट लास्ट में डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या है कि ये कह दो कि सर ये कैसे पता चला? ये तुमको भी पता चल जाएगा, जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी आज के लिए इतना ही देखो, ध्यान देंगे। पूछेगा ये स्ट्रक्चर जो बनकर तैयार हुआ है, ये जो संकुल बनकर तैयार हुआ है, जो पूरा केमिकल फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है, इसको कहते हैं कीलेट। मैं पढ़ के सुना देता हूं। अब कहता था जब द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ चक्रीय छल्लेदार संरचना बनाता है। आप कहोगे सर चक्रीय छल्लेदार संरचना कैसी है? देखो जरा, पहले डेटिव बॉन्ड से लेना स्टार्ट करो, फिर कॉपर पर आ गए, तो ये कैसी संरचना हो गई? छल्लेदार संरचना। अभी कहोगे सर जी उधर देखते हैं, देखो यहां से स्टार्ट हुआ डेटिव बॉन्ड, ये भी तो छल्लेदार संरचना बनकर तैयार हो रही है। क्योंकि छल्लेदार संरचना बनकर तैयार हो रही है, हम इसको क्या कहेंगे? कीलेट कहेंगे। और कीलेट बनने के प्रभाव को या कीलेट बनने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कीलेटन। अब कहोगे सर जी कीलेटन क्यों पढ़ा दिया? तो बेटा कीलेटन इसलिए पढ़ा दिया कि सामान्य संकुल की अपेक्षा, सामान्य संकुल क्या होता था मैं उसको भी बनाता हूं। एक सामान्य संकुल आपने बना रखा था FeCN6 का, नहीं बना रखा था? CN डेटिव बॉन्ड होता था, CN, ये भी डेटिव बॉन्ड होता था, CN के साथ डेटिव बॉन्ड, यहाँ भी डेटिव बॉन्ड, CN यहाँ डेटिव बॉन्ड, और एक CN यहाँ होता था, यहाँ भी डेटिव बॉन्ड। अच्छा क्या ये छल्लेदार संरचना बनाता था? नहीं, CN यहीं पर समाप्त हो गया, छल्ला बन के तो आ ही नहीं पाया बॉन्ड का। तो इसको कहते हैं सामान्य संकुल और इसको कहते हैं कीलेट संकुल। अब बात आती है सामान्य संकुल और कीलेट संकुल में क्या डिफरेंस होता है? आखिर कीलेट संकुल क्यों पढ़ाया गया, क्या इसकी प्रॉब्लम थी? तो प्रॉब्लम जो थी मैं यहां लिखता हूं, क्या? सामान्य संकुल की अपेक्षा संकुल की अपेक्षा कीलेट संकुल अधिक स्थायी होते हैं। एक ये बात भैया बिल्कुल ध्यान रखना है, एक सामान्य संकुल की अपेक्षा कीलेट संकुल जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। तो याद रखें सामान्य संकुल की अपेक्षा कीलेट संकुल जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। एक ऐसी बात और देखो, इस कॉपर पर कितने कीलेट के संकुल, कितने छल्ले बने? पहला छल्ला, अगर जितनी ज्यादा छल्ले, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसमें 3 छल्ले बने हो तो वो 2 छल्ले वाले संकुल से भी कैसा अधिक स्थायी होगा। तो छल्लों की संख्या बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एक लास्ट में एक और नंबर लिखेंगे, किसकी संख्या बढ़ने पर? छल्लों की संख्या बढ़ने पर। अगर आप छल्ले नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो चक्रीय संरचना की संख्या बढ़ने पर। छल्लों की संख्या बढ़ने पर
संकुल का स्थायित्व भी बढ़ जाता है, संकुल का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। तो इस बात को दो ये नंबर जो है इनको ध्यान रखोगे, अगर कभी अगर ऑब्जेक्टिव या किसी माध्यम में आ जाता है आपसे क्वेश्चन तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो कीलेट हो गया बेटा, कीलेटन हो गया। बाकी घटनाओं को पढ़ते हैं फिर कल।